गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम सैलरी, इस चैप्टर में आज अपन ऐसे अनुलाभ जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं, उनमें से कुछ अनुलाभों को आज विस्तृत से देखेंगे। क्या प्रावधान है इनकम टैक्स में जब ऐसी सुविधाएं जो कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाती है और कर्मचारी चाहे विशिष्ट हो चाहे विशिष्ट नहीं हो, सभी के लिए कर योग्य होती है। इनमें से कुछ सुविधाएं अपन पहले देख चुके हैं। आज अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ और सुविधाएं जो कर्मचारी को नियोक्ता से मिलती है और वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, उनमें से एक है वैल्यू ऑफ गिफ्ट्स, वाउचर्स और टोकन। अगर नियोक्ता कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी भी समारोह के लिए, किसी उत्सव के लिए या किसी अवसर पर कोई उपहार या कोई वाउचर या कोई टोकन देता है जिसके बदले उपहार प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसे वाउचर, टोकन, गिफ्ट का वैल्यूएशन करेंगे और वो उसकी वेतन आय में शामिल करेंगे। लेकिन इसमें आयकर में ये प्रावधान है कि यदि पूरे गत वर्ष में यदि उपहारों की कुल राशि का योग 5,000 से ज़्यादा नहीं है, यानी 5,000 तक है, तो संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। इसका मतलब सुविधा का मूल्य जो है वो 0 लेंगे अगर कुल राशि का योग जो गिफ्ट और वाउचर्स हैं वो 5,000 से ज़्यादा नहीं है। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो जितनी अधिक की राशि है वो कर योग्य होगी। जैसे मान लीजिए 8,000 के गिफ्ट मिले हैं वाउचर्स, तो 5,000 तक एग्जम्प्ट हो जाएंगे और 3,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। यदि ये उपहार नगद में दिए गए हैं या ऐसे प्रपत्र के रूप में दिए गए हैं जिनको अपन नगद में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे उपहार की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। नगद और कैश इक्विवेलेंट अगर ये अपने को उपहार के रूप में कर्मचारी को मिले हैं तो उनको फुल्ली टैक्सेबल करेंगे, यानी 5,000 की लिमिट इस पर लागू नहीं होगी। तो ये अनुलाभ देखा अपन ने, वैल्यूएशन ऑफ गिफ्ट्स, वाउचर्स एंड टोकन। नेक्स्ट एक और अनुलाभ देखिए, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा कर्मचारी को दी जाती है तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? अगर नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को या उसके पारिवारिक सदस्यों को कोई क्रेडिट कार्ड या एड ऑन कार्ड का सुविधा दी गई है जिसके संबंध में कोई भी सदस्यता शुल्क या जो वार्षिक शुल्क, एनुअल चार्जेज होते हैं, अगर वो नियोक्ता द्वारा चुकाए गए हैं तो ये भुगतान की गई राशि कर्मचारी के लिए अनुलाभ का मूल्य होगी। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि अगर ये क्रेडिट कार्ड या की सुविधा कर्मचारी को पूर्णतः कार्यालय के कार्य के लिए दी गई है, ऑफिस पर्पस से दी गई है, तो इस सुविधा का मूल्य 0 होगा। लेकिन 0 होने के लिए कुछ शर्तें, वो शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो शर्तें क्या है कि जो क्रेडिट कार्ड पर जो ये खर्चा किया गया है उसकी राशि, उसकी डेट, उसका नेचर, इसका संपूर्ण लेखा नियोक्ता द्वारा रखा जाएगा, पहली बात। दूसरा, कर्मचारी इस बात का प्रमाण देगा कि ऐसा जो खर्चा किया गया क्रेडिट कार्ड वाला, ये पूर्णतः केवल कार्यालय कार्य के लिए किया गया है, निजी कार्य के लिए नहीं किया गया है। और जो खर्चे इस क्रेडिट कार्ड पर किए गए हैं उनका सत्यापन और प्रमाणन उच्च अधिकारी, जो नियोक्ता का जो उच्च अधिकारी है, उसके द्वारा होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपन क्रेडिट कार्ड की सुविधा का मूल्यांकन करेंगे और अगर इनसे कोई राशि वसूल की गई है कर्मचारी से इस संबंध में,
तो वो राशि अनुलाभ का मूल्य ज्ञात करते समय जो वैल्यूएशन अपन ने किया है उसमें से घटा देंगे और शेष बची हुई राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। नेक्स्ट अनुलाभ देखिए, क्लब की सदस्यता या फिर क्लब के खर्चों का मूल्यांकन। अगर ये सुविधा दी गई है, वैल्यूएशन ऑफ क्लब मेंबरशिप और क्लब एक्सपेंडिचर जो कि नियोक्ता द्वारा वहन किए गए हैं, तो इस सुविधा का मूल्यांकन करते समय आपको क्या बातें ध्यान रखनी हैं कि कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों ने अगर कोई किसी क्लब की सदस्यता प्राप्त की है या क्लब में कोई खर्चा जिसका भुगतान या तो नियोक्ता ने स्वयं ने किया है या कर्मचारी ने भुगतान किया लेकिन उसका पुनः भरण रीएम्बर्समेंट जो है वो नियोक्ता ने कर दिया है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। लेकिन अगर कर्मचारी से कोई राशि वसूल की गई है तो ऐसी राशि को अपन वैल्यूएशन में से जो वैल्यू आएगी उसमें से कम कर देंगे और बची हुई राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। अब इस संबंध में कुछ अपवाद है, यानी यह सुविधा का मूल्य शून्य होगा। कब होगा कि यदि इस क्लब का उपयोग पूर्णतः या केवल कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया गया है। इसमें नियोक्ता को उन खर्चों का पूर्ण लेखा रखना होगा, उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा। अगर नियोक्ता ने हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब या अन्य कोई क्लबों की सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से दी गई हो तो ये सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। अगर कोई कॉर्पोरेट मेंबरशिप दी गई है तो उसका जो भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया है वो मूल्य अपन यहाँ सम्मिलित नहीं करेंगे। ये बातें ध्यान में रखते हुए अपन वैल्यूएशन करेंगे क्लब की सदस्यता और क्लब के खर्चों का जो सुविधा दी गई है कर्मचारी को वो कर योग्य करेंगे, लेकिन कार्यालय कार्य के लिए अगर ये दिया गया तो उसको शामिल नहीं करेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपन वैल्यूएशन करेंगे। तो ये जो अपन ने 12 अनुलाभ देखे ये सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, चाहे कर्मचारी विशिष्ट हो या विशिष्ट नहीं हो। ये 12 जो अनुलाभ भी अपन ने देखे हैं ये सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है और आयकर अधिनियम के अनुसार जो प्रावधान दिए गए हैं अगर उनमें कोई कर मुक्ति का प्रावधान है तो उसको ध्यान रखेंगे। अगर ये जो सुविधाएं दी गई है कोई ऑफिस कार्य के लिए या उसके ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करने के लिए हैं तो उनको भी अपन ध्यान रखेंगे। ये सारी सुविधाएं अपन ने जो देखी इनमें अगर कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है इसका मतलब वो सुविधा बिल्कुल मुफ्त में नहीं दी जा रही है, तो कर्मचारी से जो राशि वसूल होगी वो अपन वैल्यूएशन पहले यह मानकर करेंगे कि बिना किसी प्रतिफल के या मुफ्त में ये सुविधा दी गई है तो वैल्यूएशन क्या होगा और उस राशि में से जितनी राशि कर्मचारी द्वारा वसूल की गई है वो घटा देते हैं तो शेष बची हुई राशि कर योग्य होगी। इसका मतलब वो सुविधा एक तरह से रियायती दर पर है। जब कर्मचारी से राशि वसूल कर रहे हैं तो यह रियायती दर पर सुविधा हो गई, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे। अगर बिल्कुल फ्री है तो उस हिसाब से करेंगे, रियायती दर पर है तो उस हिसाब से करेंगे। सुविधाएं कब कर मुक्त होगी ये भी प्रावधान अपन ने देखे। तो ये जो 12 अनुलाभ हैं जिनको अपन ने स्टेप बाय स्टेप देखे हैं, अगर इनमें से किसी प्रश्न में ये कोई सुविधाएं दी गई हो तो सुविधाओं का मूल्यांकन नियमानुसार करके वेतन सकल वेतन में उसको शामिल करेंगे। अब अपन वो सुविधाएं देखते हैं जो केवल कर्मचारी विशिष्ट होने पर कर योग्य होगी। अगर कर्मचारी विशिष्ट नहीं है तो ये सुविधाएं कर योग्य नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो विशिष्ट कर्मचारी होने पर ही कर योग्य होगी? उसमें सबसे पहला है एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। कर्मचारी के बच्चों के लिए जो शिक्षा सुविधा है वो अगर दी जाती है नियोक्ता द्वारा, तो अब इसमें यह देखना पड़ेगा
कि जहाँ पर बच्चों को या परिवार के सदस्यों को सुविधा दी जा रही है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नियोक्ता द्वारा संचालित है या जो बाहरी संस्था है उसमें ये सुविधा दी जा रही है। तो पहले अपन ये देखते हैं कि अगर ये सुविधा नियोक्ता द्वारा संचालित या उसके द्वारा प्रबंधित शिक्षण संस्थान में दी गई है तो ऐसी शिक्षण संस्थान जो नियोक्ता द्वारा चलाया जा रहा है तो परिवार कर्मचारी के परिवार के बच्चे उनके सदस्यों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। तो ऐसी सुविधा का मूल्य क्या मानकर करेंगे कि ऐसे ही क्षेत्र में जहाँ पर ये अभी शिक्षण संस्थान मौजूद है, अगर ऐसी ही शिक्षण संस्थान उसी क्षेत्र में होती तो उसको शिक्षा ग्रहण करने में क्या खर्चा आता, उसके बराबर राशि जो है अनुलाभ का मूल्य होगी। यदि इस संदर्भ में अगर कोई राशि कर्मचारी से वसूल की जाती है तो अपन वो घटाएंगे और शेष राशि सुविधा का मूल्य लेंगे। इसमें ये अपवाद है, इस जब ये वैल्यूएशन करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि यदि ये सुविधा नियोक्ता द्वारा जो दी जा रही है कर्मचारी के बच्चों के लिए, अगर कर्मचारी के केवल बच्चों के लिए है ये, यानी परिवार के सदस्यों में दूसरे सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो अपवाद है वो केवल बच्चों के लिए है कि यदि नियोक्ता द्वारा प्रति माह प्रति बच्चा 1000 से अधिक का व्यय नहीं किया गया नियोक्ता द्वारा तो कर्मचारी के बच्चों को दी गई सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। 1000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अगर इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है तो फिर अपन ये सुविधा कर मुक्त करेंगे। लेकिन अगर यह सुविधा का मूल्य 1000 प्रति बच्चा प्रति माह से अधिक हो तो फिर ये संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें से 1000 कर मुक्त होगी और बाकी राशि कर योग्य। फिर जितनी राशि खर्चा किया गया है शिक्षण संस्थान द्वारा वो पूरी के पूरी कर योग्य होगी। उसमें से अपन अनुलाभ के मूल्य में से 1000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा कटौती नहीं करेंगे। तो जो वैल्यूएशन आएगा वो पूरा का पूरा कर योग्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो 1000 की लिमिट है ये केवल कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए है, जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। तो कर मुक्ति केवल बच्चों की शिक्षा के ऊपर ही व्यय पर होगी। अगर यह सुविधा जो बच्चों की शिक्षा के लिए जो सुविधा दी गई है, यदि ये अन्य शिक्षण संस्थान में दी जाती है तो सभी परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों को दी गई शिक्षा का सुविधा वह राशि उसका मूल्यांकन होगा जो नियोक्ता ने इस संबंध में वहन की है, और ये सुविधा फिर सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखनी है कि अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के बच्चों को कोई स्कॉलरशिप दी जाती है तो वो पूर्णतः कर मुक्त होती है। स्कॉलर जो शिप होती है वो कर योग्य नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखकर वैल्यूएशन करेंगे।